जैसे आपको राजधानी नई दिल्ली में जाना है, अगर आपको रास्ते पता है तो आप आसानी से पहुंच जाएंगे। उसी तरीके से कोई भी रिएक्शन देखकर आप आसानी से बता सकते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, बशर्ते उस रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में कि आखिर ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में कौन कौन से टर्म है, कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जिसको जानने के बाद किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन को हम खुद से बना लें। खुद से बनाने का मतलब ये है कि जैसे कोई भी रिएक्टेंट दिया गया हो और आपको रिएजेंट के बारे में इंफॉर्मेशन पता हो, रिएक्शन कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन पता हो, तो आप जज कर सकें कि प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, या अगर कई प्रोडक्ट बन रहे हैं तो उसमें से कौन सा प्रोडक्ट स्टेबल है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए रिएक्शन मैकेनिज्म की पढ़ाई हम लोग शुरू करते हैं। तो रिएक्शन मैकेनिज्म जब पढ़ने लगते हैं तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि यही कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्यों पढ़ रहे हैं और इसमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, एक तो यही जानना है कि रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब क्या है। इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब बस यही है कि किसी भी रिएक्शन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। जैसे कंप्लीट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, आप जानते हैं कि कोई भी रिएक्टेंट जो होता है किसी भी दूसरे रिएजेंट से जब रिएक्ट करता है तो तब जाकर एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, यानी ये जो रिएजेंट आप यूज कर रहे हैं, जो बाहरी मटेरियल इस रिएक्टेंट से रिएक्ट करा रहे हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में तो पता करना ही चाहिए आपको। साथ ही साथ जो रिएक्शन कंडीशन का मतलब ये है, यहाँ पर कभी कभी देखे होंगे टेम्परेचर लिखा रहता है, प्रेशर लिखा जाता है, या कुछ और भी कंडीशन दी जाती है, तो यही होता है रिएक्शन कंडीशन। प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के दौरान पाथ ऑफ रिएक्शन क्या है, इसकी जानकारी हमें कहां से पता चलता है? जब रिएक्शन मैकेनिज्म को हम पढ़ते हैं। पाथ ऑफ रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है वो एक ही स्टेप में पूरा हो जा रहा है, तो इसको बोलेंगे वन स्टेप रिएक्शन या सिंपल रिएक्शन। लेकिन कोई कोई रिएक्शन ऐसा है कि पहले एक इंटरमीडिएट I1 में बदलता है, फिर ये इंटरमीडिएट I2 में बदलता है, तब जाकर प्रोडक्ट बनता है। सिंपली आप ये पहले से जानते हैं कि रिएक्टेंट किस में बदल रहा है? प्रोडक्ट में। लेकिन ये जो I1 है, I2 की इंफॉर्मेशन है, ये कब पता चलती है? जब रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में आपको जानकारी होगी। तो यही सारे इंटरमीडिएट की स्टडी भी है हम कहाँ पर करते हैं? रिएक्शन मैकेनिज्म वाले टॉपिक में। यानी जो भी रिएक्शन है, पाथ ऑफ रिएक्शन, या जो अभी रिएक्शन कंडीशन की बात की गई है, इसके बारे में समझना है इसी चैप्टर में। और यही नहीं, अभी जो आप देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में अलग अलग टाइप के इंटरमीडिएट बने हैं, तो इन इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी, इसकी जानकारी सारी की सारी आपको कहां पर हासिल करना है? इसी रिएक्शन मैकेनिज्म के चैप्टर के माध्यम से। यही नहीं, आप इसी में ये भी पढ़ते हैं कि रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं। तो टाइप ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ एडिशन होते हैं, कुछ सब्स्टिट्यूशन होते हैं, कुछ एलिमिनेशन होते हैं। सारे टाइप की स्टडी हम किस चैप्टर में करेंगे? रिएक्शन मैकेनिज्म में करेंगे। तो फिर से समझ लेते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब क्या है। रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब ये है उन सारे प्रोसीजर, उन सारी बातों को समझना जिसके तहत कोई भी रिएक्टेंट किस में बदल जा रहा है? प्रोडक्ट में बदल जा रहा है। आप ये भी कह सकते हो कि क्यों प्रोडक्ट में बदल जा रहा है, उसी क्यों का उत्तर ढूंढने के लिए कौन सा टॉपिक आया है? रिएक्शन मैकेनिज्म। तो कोई भी रिएक्टेंट है, रिएजेंट से जब रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बनता है। इस दौरान क्या रिएक्शन की कंडीशन है, यानी एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है कि बेसिक मीडियम में हो रहा है, कि न्यूट्रल पानी में हो रहा है, कि दारू डालने पे हो रहा है, हवा के प्रेजेंस में हो रहा है, या तमाम तरह की बातें ऐसी हैं जो रिएक्शन सिचुएशन में इन्वॉल्व होती है। वो सब चीजें हम लोग इस रिएक्शन मैकेनिज्म के माध्यम से जानते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म में ये भी जानते हैं, पता चल जाता है कि कौन कौन से इंटरमीडिएट बने हैं और उन इंटरमीडिएट के थ्रू कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है और कौन से सिचुएशन में किस प्रोडक्ट की बनने की संभावना ज्यादा होगी।
तो रिएक्शन मैकेनिज्म हमारे ख्याल से समझ में आ गया कि रिएक्शन मैकेनिज्म में आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में जानकारी हासिल करने के बाद अगली जो जानकारी हमको हासिल करनी है वो ये करनी है कि बॉन्ड ब्रेकिंग का मतलब क्या है। बॉन्ड ब्रेकिंग, देखिए रिएक्शन, जैसे कहा गया रिएक्शन हो रहा है तो उस रिएक्शन का मतलब क्या होता है। कोई भी रिएक्शन का मतलब कई तरीके से इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन एक डिफिनीशन ये भी है कि प्रोसेस in which old bond will be break and new bond formed is known as रिएक्शन। यानी रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पुराने बांड टूटते हैं, नए बांड बनते हैं, इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्शन। तो रिएक्शन में बांड का टूटना एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो बांड ब्रेकिंग दो प्रकार का होता है, एक बांड ब्रेकिंग होता है होमोलिटिक और दूसरा बांड ब्रेकिंग होता है हेट्रोलिटिक। तो होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक का मतलब क्या है। होमोलिटिक का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी दो एटम ए और बी हैं, ये दोनों एटम के बीच एक बांड है और इस बांड में आप जानते हैं कि एक बांड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन किसका है, बी का, बी दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका है, ए का। ब्रेकिंग इस तरीके का हो कि एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों अपने अपने लेकर अलग अलग हो जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं होमोलिटिक फिजन। और होमोलिटिक फिजन को जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी देखिए ये हाफ हेड है और इधर हाफ हेड है, तो इस तरीके का जब सिंबल दिख जाए किसी भी बांड को तोड़ते वक्त, तो आप ये समझ जाइएगा कि होमोलिटिक फिजन है। होमोलिटिक फिजन में न कैटायन बनता है न एनायन बनता है, लेकिन आप ये समझिए कि जिस भी दो एटम के बीच होमोलिटिक बॉन्ड फिजन हुआ है वो दोनों एटम फ्री रेडिकल के फॉर्म में एक प्रोडक्ट जैसा अपीयर होते हैं। हेट्रोलिटिक फिजन का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि x और y दो एटम हैं और x y दो एटम कोवेलेंटली अगर बॉन्डेड हैं और ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम, अब देखिए हाफ हेड ये होता है, ये फुल हेड होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम पर जाकर डिलोकलाइज हो जाए, तो हम ये देखते हैं कि जिधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं वहां पर निगेटिव चार्ज, और जहां से यानी x ने अपना डोनेट किया यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो एक जो सिस्टम है वो कैटायन है और दूसरा सिस्टम क्या है, एनायन है। हेट्रोलिटिक फिजन तब ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ती है जब दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी जो बॉन्डेड एटम एक्स वाई है, अगर इनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कुछ ज्यादा हो, तब जाकर सिचुएशन ये बनता है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके अपने ऊपर ले लेता है, तो एनायन बन जाता है, और जहां से ले रहा है जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो क्या है, कैटायन। यानी बॉन्ड ब्रेकिंग दो प्रकार का होता है, एक होमोलिटिक और दूसरा हेट्रोलिटिक। बॉन्ड ब्रेकिंग जब दो प्रकार का होता है तो होमोलिटिक में फ्री रेडिकल बनते हैं, हेट्रोलिटिक में कैटायन और एनायन बनते हैं। अब तीसरी जो चीज इसमें पढ़नी है वो ये पढ़नी है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन कौन से बनते हैं। देखिए जब इंटरमीडिएट की बात आती है तो इंटरमीडिएट यहाँ पर कई प्रकार के बनते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन हो रहा है, उसमें जो इंटरमीडिएट का मतलब क्या है, वो पहले से लिया नहीं जाता है। आप किसी भी रिएक्टेंट पर जब चोट करते हो रिएजेंट के द्वारा, रिएक्शन कंडीशन के द्वारा, तो वो रिएक्टेंट पहले एक अनस्टेबल कंपोनेंट में बदलता है, तो वही अनस्टेबल जो मटेरियल है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट पॉजिटिवली चार्ज्ड भी हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बोकैटायन, कार्बन पर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बन आयन। अगर कार्बन पर कोई चार्ज ना होकर एक बिंदी केवल दिखे तो इसका मतलब ये समझिए कि फ्री रेडिकल। या फिर कभी कभी इंटरमीडिएट के रूप में कार्बीन होता है, कार्बीन को रिप्रेजेंट करते हैं CH2 के फॉर्म में।
या कभी कभी इंटरमीडिएट आपका बेंजाइन होता है। अब बेंजाइन का मतलब ये होता है कि जैसे आप लोग बेंजीन पढ़े होंगे, अगर बेंजीन में एक डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में बदल जाए तो यही एल्काइन टाइप का हो गया, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइन। या नाइट्रीन होता है, इलाइड होता है, तो कई प्रकार के इंटरमीडिएट बनते हैं। और इस रिएक्शन मैकेनिज्म टॉपिक में हम इन इंटरमीडिएट के जो फॉर्मेशन है, इनका जो स्ट्रक्चर है, इनका जो हाइब्रिडाइजेशन है, या इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है, इसकी जो स्टेबिलिटी होती है, सारी बातों को हम लोग पढ़ेंगे। इतनी बात जानकारी होने के बाद जैसे हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है कि इसी में हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन। तो टाइप ऑफ रिएक्शन 5 प्रकार का कुल होता है। एक एडिशन रिएक्शन होता है, दूसरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, तीसरा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, और चौथा हमारा रीअरेंजमेंट होता है, पांचवा पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होता है। टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ने लगते हैं तो कुल 5 प्रकार के रिएक्शन दिखते हैं। एक एडिशन रिएक्शन दिखता है, दूसरा जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तीसरा एलिमिनेशन रिएक्शन, चौथा रीअरेंजमेंट, अब पांचवा पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। यानी कितने प्रकार के दिख रहे हैं, 5 प्रकार के। एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट और पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। तो अब एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए, एडिशन रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई एक कंपाउंड है और ये कंपाउंड सिंपल एल्कीन टाइप का कंपाउंड है। किस टाइप का कंपाउंड है, एल्कीन टाइप का कंपाउंड है, जिसको हम CH2 भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए एक सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा पाई बॉन्ड है, ठीक। अब अगर इस कंपाउंड में मान लीजिए HBr जुड़े, क्या जुड़े, HBr, तो HBr जुड़ेगा तो एक साइड पॉजिटिव होगा और दूसरे साइड क्या होगा, निगेटिव होगा। तो अब HBr जो है एक सेंटर पे H जुड़ जाए और दूसरे सेंटर पे Br जुड़ जाए तो देखेंगे कि ये बॉन्ड ब्रेक होता है। जब ब्रेक होता है तो एक साइड क्या जुड़ जाता है, H, दूसरे साइड क्या जुड़ जाता है, Br। तो हम देखते हैं कि एक एडक्ट प्रोडक्ट बनता है। एडक्ट का मतलब दोनों का जुड़ा हुआ प्रोडक्ट, H है और यहाँ क्या है, Br। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग एडिशन रिएक्शन कहते हैं। एडिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है कि एक पाई बॉन्ड, देखिए एक पाई बॉन्ड जब शहीद होता है तो 2 नए सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। तो अगर इस तरीके का प्रोसेस कहीं पर दिख जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि कोई भी रिएक्टेंट है उससे डायरेक्ट आकर रिएक्टेंट रिएजेंट का पूरा हिस्सा जुड़ जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडक्ट प्रोडक्ट बोलते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन शब्द ही है, एडिशन का मतलब होता है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और रिएजेंट आपस में जुड़ जाते हैं, यानी जुड़ने की प्रक्रिया जब इन्वॉल्व होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। या फिर एक पाई बॉन्ड टूटकर 2 नया सिग्मा बॉन्ड बने तो इस प्रक्रिया को भी हम लोग एडिशन रिएक्शन कहते हैं। एडिशन रिएक्शन के लिए जरूरी है रिएक्टेंट के अंदर पाई बॉन्ड पाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर पाई बॉन्ड नहीं होगा, जैसे आप ये समझिए ये CH2 है, ये देगा एडिशन रिएक्शन। ये CH है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी एडिशन देगा। CO डबल बॉन्ड है, ये भी एडिशन देगा। लेकिन अगर आपसे कहे कि CH3 है, क्या ये एडिशन रिएक्शन देगा, तो कतई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर कोई पाई बॉन्ड नहीं है। यानी एडिशन रिएक्शन वही रिएक्टेंट देंगे जिसमें पाई बॉन्ड हो, यानी एल्कीन हो, एल्काइन हो, या फिर कार्बोनिल कंपाउंड हो, या एक ऐसा कोई भी रिएक्टेंट हो जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, वो सारे के सारे कौन से रिएक्शन दे सकते हैं, एडिशन रिएक्शन। दूसरे रिएक्शन पे आते हैं। देखिए, अगर इसका हिंदी मीनिंग जाने तो हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन रिएक्शन। लेकिन प्रतिस्थापन से बेहतर शब्द हम आपको दे रहे हैं,
ऐसा रिएक्शन जिसमें अदला बदली हो। क्या हो? अदला बदली। अदला बदली का मतलब ये हुआ कि जैसे दो कंपाउंड हैं, अगर दोनों कंपाउंड के बीच इस कदर रिएक्शन हो, जैसे मान लीजिए उदाहरण देकर आपको समझा रहे हैं कि जैसे एक CH3 है, ये X है, अगर मान लीजिए इसमें जो दूसरा कंपाउंड जुड़ रहा है वो जुड़ रहा है E है और ये न्यूक्लियोफाइल है, यानी एक साइड पॉजिटिव चार्ज है एक साइड नेगेटिव चार्ज। अगर इस सिस्टम और इस सिस्टम के बीच एक एक ग्रुप का या एक एक एटम का अदला बदली हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अदला बदली रिएक्शन। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है? CH3, ये वाला सिस्टम E से जुड़ जा रहा है तो ये बोल देंगे EX, और CH3 से क्या जुड़ जा रहा है? न्यूक्लियोफाइल। तो हम देख रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? रिएक्टेंट और रिएजेंट में जब ग्रुप या एटम का अदला बदली हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमारे ख्याल से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको समझ में आ गया। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जानने के बाद हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन को समझते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि एलिमिनेट माने होता है कि किसी भी चीज का बाहर होना। एलिमिनेट माने क्या होता है? बाहर होना। अगर मान लीजिए कोई एक कंपाउंड है, जैसे मान लीजिए एक कंपाउंड है, ये CH2 है, यहाँ पर Br है, और ये CH2 है, यहाँ पर भी मान लीजिए क्या है? Br है। अगर कोई एक ऐसा रिएक्शन हो जाए कि ये और ये दोनों मिलके Br2 के रूप में बाहर हो जाए, तो जब बाहर हो जाएंगे तो क्या होगा? यहाँ का सिस्टम और यहाँ के सिस्टम, यानी ये दो सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर क्या दिख रहा है? दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। तो जब दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होंगे तो कंपाउंड के अंदर एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर इस टाइप का कोई रिएक्शन है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन। सॉरी, अगर इस टाइप का कोई रिएक्शन है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलिमिनेशन रिएक्शन। और इलिमिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है? दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो एक नया पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये ठीक एलिमिनेशन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन का उल्टा होता है, यानी जब इधर से इधर आएंगे ये इलिमिनेशन रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा? इलिमिनेशन रिएक्शन होगा। लेकिन अगर कोई कह दे कि इधर से इधर, यानी एक पाई बॉन्ड टूटकर अगर दो सिग्मा बॉन्ड में बन रहा है तो ये क्या कहलाएगा? इसको बोलेंगे, इस वाले प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे एडिशन रिएक्शन। यानी एडिशन रिएक्शन और इलिमिनेशन रिएक्शन दोनों अपोजिट होते हैं। एडिशन में रिएजेंट रिएक्टेंट से जुड़कर एक प्रोडक्ट बनाता है। एलिमिनेशन में रिएक्टेंट में से ही कोई भी दो एटम आपस में जुड़कर बाहर हो जाते हैं, तो जो हिस्सा बचता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। इस टाइप के रिएक्शन को इलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इलिमिनेशन रिएक्शन भी आपको समझ में आ गया। अगला रिएक्शन है रीअरेंजमेंट। देखिए रीअरेंजमेंट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका कमरा है, आप पढ़ाई करते हो, तो आपकी कुर्सी, आपकी मेज एक कॉर्नर पे लगी है, आपका बेड दूसरे कॉर्नर पे लगा है और कॉपी किताब दूसरे कॉर्नर पे है। हफ्ता 10 दिन महीना के बाद अधिकतर आपको ये फीलिंग होता है यार ये व्यवस्था, ये अरेंजमेंट कुछ कम सही है, उबाऊ है। तो किसी एक दिन आप मोटिवेट हो जाते हैं और कुर्सी और मेज की पोजीशन अलग कर देते हैं, बेड का पोजीशन अलग कर देते हैं, उत्तर दक्षिण है तो आप पूर्व पश्चिम कर देते हैं, किताबों को पोजीशन अलग कर देते हैं। तो आपको अपना ही कमरा एक नए फ्रेम में दिखता है और एक नया लुक दिखता है। देखिए रीअरेंजमेंट का मतलब ये हुआ कि जैसे एक कार्बन है, ये CH3 है, ये CH3 है और ये CH3 है, और यहाँ पर H जुड़ा है, ये CH3 है और यहाँ पर कार्बोकैटायन है। तो इस कंपाउंड की अगर स्टडी करें तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम शिफ्ट कर जाए यहाँ पर, तो जब यहाँ पर शिफ्ट करेगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर शिफ्ट करेगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है वो पॉजिटिव चार्ज मूव करके यहाँ पे चला आएगा, और जब यहाँ पे चला आएगा तो ये कंपाउंड कुछ इस तरीके से होगा। ये CH3 है, ये CH3 है। अब ये जब मूव कर गया है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, ये CH3 हो गया, यहाँ H है और ये CH3 है। अब जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो 3 डिग्री बन रहा है, जबकि ये कार्बोकैटायन कैसा था? 2 डिग्री। और इसमें जिस ग्रुप का शिफ्टिंग हो रहा है इसको बोलते हैं मिथाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं?
इसको बोलते हैं 1,2 मेथाइल शिफ्ट, 1,2 मेथाइल शिफ्ट। तो 1,2 मेथाइल शिफ्ट के माध्यम से क्या हम पढ़ते हैं कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन किस में बदल गया, 3 डिग्री। और आपको पता है कि 2 डिग्री लेस स्टेबल होता है और 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है। और इस पूरे सिस्टम में हो क्या रहा है, ग्रुप का रीअरेंजमेंट हो रहा है। ये ग्रुप रीअरेंज होकर इससे जब जुड़ जाता है तो कार्बोकैटायन की पोजीशन बदल जाती है। तो रीअरेंजमेंट आप क्योंकि कमरे में मेज का कर रहे हैं, बेड का कर रहे हैं या अपने कुर्सी का कर रहे हैं, वो इसलिए करते हैं कि पहले के सिचुएशन में आपको मजा नहीं आता है, आप अनस्टेबल हो जाते हैं, तो थोड़ा सा जब रीअरेंज करते हैं तो आप स्टेबल हो जाते हैं। उसी तरीके से कोई भी कार्बोकैटायन या कोई भी कंपाउंड में किसी भी ग्रुप या एटम का रीअरेंजमेंट इसलिए होता है ताकि वो लेस स्टेबिलिटी से मोर स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सके। तो रीअरेंजमेंट भी आपको हमारे ख्याल से समझ में आ गया। रीअरेंजमेंट जानने के बाद अंतिम जो रिएक्शन है वो पेरीसाइक्लिक लिखा गया है। पेरीसाइक्लिक वो रिएक्शन होते हैं जो हीट या लाइट के प्रेजेंस में होते हैं। और इस रिएक्शन में होता क्या है कि कोई भी एक साइक्लिक इंटरमीडिएट कंसर्टेड ट्रांजिशन स्टेट के फॉर्म में बनता है। जैसे मान लीजिए एक कंपाउंड ये है और इस कंपाउंड का रिएक्शन इस कंपाउंड से हो रहा है हीट के प्रेजेंस में। तो अब होता क्या है कि देखिए ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड CH2 के बीच पे है, यहाँ पर CH2 होगा, यहाँ पर CH2 में हो। तो कंसर्टेड मैकेनिज्म का मतलब ये है कि बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग ये दोनों प्रोसेस साथ साथ होता है। तो होता क्या है कि ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए, तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि जो आपका सिस्टम बनता है, यहाँ पर एक नया बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर नया बॉन्ड बन रहा है और यहाँ पर नया बॉन्ड बन रहा है। ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक और ये भी बॉन्ड ब्रेक। तो ये ब्रेकिंग है, ये ब्रेकिंग है, ये ब्रेकिंग है, ये फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन है। कहने का मतलब जो आपका प्रोडक्ट बना है कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बना है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। पेरी का मतलब ये पेरीफेरल, यानी पेरीफेरल पोजीशन आपस में जुड़ जाती है तो ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट दिखता है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड साथ साथ होते हैं और आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में होते हैं और कुछ रिएक्शन ऐसे लाइट के प्रेजेंस में होते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग पेरीसाइक्लिक रिएक्शन कहते हैं। तो हमारे ख्याल से टाइप ऑफ रिएक्शन मोटी मोटा आपको समझ में आ गया कि ये 5 टाइप के रिएक्शन होते हैं: एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन और पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में रिएजेंट और रिएक्टेंट आपस में जुड़कर एक नया कंपाउंड बनाते हैं। यहाँ पर एक पाई बॉन्ड टूटता है, 2 नए सिग्मा बॉन्ड प्रोडक्ट में बन जाते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कोई भी कंपाउंड का एक ग्रुप या एक एटम दूसरे कंपाउंड के एक ग्रुप या एटम से अगर अदला बदली कर ले तो उसे क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन का एकदम ठीक उल्टा होता है। इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं तो एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। रीअरेंजमेंट रिएक्शन हमने बताया है, कोई भी कंपाउंड कोई भी इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपने ही अंदर ग्रुप या एटम का पोजीशन बदलते हैं, तो इस प्रक्रिया को रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं। पेरीसाइक्लिक सिंपल सा रिएक्शन है, हीट और लाइट के प्रेजेंस में इन्वॉल्व होता है। अगर इन बातों को फिर से एक बार अगर हम लिख लें, पढ़ तो कई बार लिए हैं, जैसे हम सबसे पहले क्या पढ़े कि रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। और जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे थे तो यही बताया गया था कि जैसे पाथ ऑफ रिएक्शन की स्टडी करना, इंटरमीडिएट के बारे में जानकारी लेना, बॉन्ड ब्रेकिंग के बारे में जानकारी लेना, या फिर रिएक्शन जो हो रहा है किस रिएक्शन कंडीशन में हो रहा है, रिएजेंट के बारे में जानकारी होना, इन सब बातों का क्यूमुलेटिव जब स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद जो हम लोगों ने पढ़ा था वो बॉन्ड ब्रेकिंग के बारे में पढ़ा, जहां पर ये बताया गया कि बॉन्ड ब्रेकिंग 2 प्रकार के होते हैं, होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक। और इंटरमीडिएट के बारे में पढ़े थे, इंटरमीडिएट में भी आपको बता चुके हैं
कि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो कार्बो कैटायन। हालांकि डिटेल स्टडी अभी बाकी है, अभी ये पूरा स्टडी नहीं है, एक ब्रीफ स्टडी है ताकि आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए। कार्बन आयन फ्री रेडिकल होता है, फ्री रेडिकल के बाद जैसे कार्बीन और बेंजीन होता है, कार्बीन और बेंजाइन होता है, इसके अलावा भी होते हैं लेकिन वो एकेडमिक के हिसाब से कम इम्पॉर्टेंट है, कंपाउंड और कंपटीशन के हिसाब से ज़्यादा, जैसे नाइट्रीन हो गया, एलाइड हो गया, ये सब भी रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं। टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे थे, तो टाइप ऑफ रिएक्शन में कुल पता चला था कि 5 प्रकार के रिएक्शन होते हैं, जिसमें एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, पेरीसाइक्लिक और रीअरेंजमेंट। एक चौथा बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि रिएजेंट कौन कौन से होते हैं। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में, क्योंकि आप जानते हैं जैसे कोई भी रिएक्शन कब रिएक्ट करता है, तो जब रिएजेंट की उपस्थिति होती है। तो रिएजेंट यानी रिएक्शन के परफॉर्मेंस यानी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए मोटिवेट ही नहीं करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये जो रिएजेंट है ये कितने प्रकार के होते हैं? ये रिएजेंट कुल 3 प्रकार के होते हैं। एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल होता है और तीसरा जो होता है उसका नाम होता है फ्री रेडिकल। तो हम डिटेल में पढ़ लेते हैं ये इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं और फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रोफाइल बहुत सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, फाइल जो शब्द है वो फिलिक से जुड़ा होता है, यानी इलेक्ट्रॉन फिलिक स्पीसीज। और फिलिक का मतलब होता है लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन का अभाव होगा। तो यानी इलेक्ट्रोफाइल 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, पॉजिटिवली चार्ज जैसे H+ हो गया, Cl+ हो गया, Br+ हो गया, CH3+ हो गया या फिर NO+ हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है। तो अब ये पॉजिटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज अगर होगा तो किसको पसंद करेगा, इलेक्ट्रॉन को पसंद करेगा, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होते हैं। और ये जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है ये किसी भी रिएक्टेंट के उसी पोजीशन या उसी कार्बन से रिएक्ट करेंगे जिस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल भी होते हैं। न्यूट्रल कौन से होते हैं? तो जैसे आपका CO2 हो गया, SO3 हो गया या फिर आपका PCl5 हो गया, SAF6 हो गया, ये सारे जो रिएक्टेंट जो यहाँ रीजेंट दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं ये इलेक्ट्रोफाइल है। देखिए जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होता है। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज वही होगा जो खुद गरीब होगा। यानी मैं एक तरफ तो ये कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज को आप लोग बोलिए कि इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट का मतलब जैसे मान लीजिए H+ है तो इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, डुप्लेट पूरा करने के लिए। अभी मैं कह दूं CH3+ है तो CH3+ का मतलब क्या है, H है और ये H है, ये प्लस है। अगर इलेक्ट्रॉन काउंट करें 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 6 ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इसलिए आप कह रहे हैं कि CH3+ क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन साहब ये जो CO2 है ये क्यों इलेक्ट्रोफाइल है? तो CO2 के बारे में समझ लेते हैं। देखिए ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट तो है नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि इसका ऑक्टेट कार्बन का यहाँ पर पूरा है, ये 4 बांड से ऑक्सीजन से जुड़ा है, एक बांड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कुल 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज नहीं है, फिर भी ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो साहब गरीब केवल वही नहीं गरीब होता है जिसके पास रोटी कपड़ा मकान का अभाव है, गरीब वह भी गरीब है जिसके बच्चे नालायक हैं, और गरीब वह भी गरीब है। तो साहब गरीब केवल वही गरीब नहीं होता है जिसके पास रोटी कपड़ा और मकान का भाव है, वह अमीर भी गरीब है जिसके बच्चे नालायक हैं, और वह भी अमीर गरीब है जिसके कई बच्चे नालायक हैं और या फिर कई बच्चे हैं और सब पर खर्च ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर तो समझ में आता है कि ये सब गरीब हैं इलेक्ट्रॉनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल है।
ये क्यों गरीब हैं? तो अभी हमने बताया ना कि गरीब अमीर भी गरीब होता है जिसके बच्चे नालायक हों। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ऑक्सीजन कैसा एटम है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये ऑक्सीजन भी कैसा एटम है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचते हैं, और जब खींचेंगे तो इस कार्बन सेंटर पर इलेक्ट्रॉनों की कमी महसूस होगी, जिसके कारण ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। इसी तरीके से अगर हम सल्फर की देखें तो बाप रे, कार्बन के पास तो 2 ऑक्सीजन थे, लेकिन सल्फर के पास यहाँ पर 3 ऑक्सीजन जुड़े हैं, तो 3 जगह से इलेक्ट्रॉनों का खिंचाव होगा, तो ये सेंटर क्या हो जाएगा? गरीब हो जाएगा। PCl5 क्यों गरीब है? तो PCl5 इसलिए गरीब है क्योंकि 5 इलेक्ट्रोनेगेटिव तो जुड़े ही जुड़े थे, लेकिन पांचों के पांचों खर्चीला बहुत ज्यादा है। खर्चीला का मतलब ये सब इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचते हैं, जिसके कारण सेंट्रल एटम यानी पेरेंट, यानी माँ बच्चे जब नालायक होंगे तकलीफ किसको होगी? पेरेंट को। तो पेरेंट जो है इलेक्ट्रॉनिकली गरीब हो जाता है, इसलिए PCl5 भी इलेक्ट्रोफाइल है। तो आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रोफाइल का मतलब ये हुआ कि वो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी होते हैं जो रिएक्टेंट के नेगेटिव चार्ज सेंटर पर या फिर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे अटैक करते हैं। पॉजिटिवली चार्ज के अलावा कुछ न्यूट्रल कंपाउंड भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं। वो न्यूट्रल कंपाउंड इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं जिस कंपाउंड में सेंट्रल एटम कई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से चाहे मल्टीपल बॉन्ड के द्वारा चाहे सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। इलेक्ट्रोफाइल के स्टडी के बाद हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब ये हुआ न्यूक्लियोफाइल यानी न्यूक्लियोफिलिक, और न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस से होता है। और न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा होता है बच्चों? तो चार्ज हमेशा न्यूक्लियस पे पॉजिटिव होता है। फिलिक का मतलब क्या होता है? लविंग, यानी न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज को हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, या फिर पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज है, यानी न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, यानी ये नेगेटिव चार्ज होते हैं। नेगेटिव चार्ज कौन कौन से होते हैं? जैसे H- हो गया, Cl- हो गया, Br- हो गया, OH- हो गया, CH3- हो गया, एटसेट्रा ना। ये सब सारे कैसे हैं? नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। और जब नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो ये किससे रिएक्ट करेंगे? तो जो रिएक्टेंट होगा उसके पॉजिटिव चार्ज कार्बन सेंटर से रिएक्ट करेंगे। अच्छा, नेगेटिव चार्ज के अलावा कुछ न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल भी होते हैं। तो न्यूट्रल वह न्यूक्लियोफाइल होता है जो लुईस बेस की तरह होता है। और लुईस बेस उसे हम लोग कहते हैं कि ऐसा कंपाउंड जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, लेकिन सेंट्रल एटम के पास एटलीस्ट एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। जैसे मान लीजिए पानी में क्या है? ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर। NH3 के पास भी नाइट्रोजन का ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है, लेकिन इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। कुछ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होते हैं। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसमें दो सेंटर होते हैं जो रिएक्टेंट के पॉजिटिव चार्ज सेंटर पर अटैक करते हैं, जैसे Cn-। अब अगर यहां पर क्या है? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये भी इसका ऑक्टेट पूरा है, तो ये भी अटैक कर सकता है और ये नेगेटिव चार्ज भी अटैक कर सकता है। तो ऐसे रिएजेंट को हम लोग एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो आपने पढ़ा इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, फ्री रेडिकल क्या है? फ्री रेडिकल हम पहले से ही बताए हैं कि बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस में जो भी होमोलिटिक के थ्रू, जैसे ये Br है, अगर मान लीजिए होमोलिटिक फ्यूजन हो रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो H फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल, तो ये फ्री रेडिकल बनते हैं। तो ये भी रिएजेंट की तरह काम करते हैं, तो इसको हम फ्री रेडिकल रिएजेंट कहते हैं। तो कुल मिलाजुला कर अभी तक की जो हमारी स्टडी हुई है वो ये हुई है कि रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या क्या पढ़ा जाता है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म का उद्देश्य यही होता है किसी भी रिएक्शन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमको पता चल जाए। और इंफॉर्मेशन क्या है
कि रिएक्शन का पाथ क्या होता है, रिएक्शन की कंडीशन क्या है, रिएक्शन में रिएजेंट कैसा यूज हो रहा है, रिएजेंट एसिडिक है कि बेसिक है, या इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है, या फ्री रेडिकल टाइप का है, टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, तमाम तरह के इंफॉर्मेशन रिएक्शन मैकेनिज्म से जुड़ा होता है। उसकी जानकारी इसलिए जरूरी है ताकि आप किसी भी रिएक्टेंट और रिएजेंट को देखकर आप बगैर रिएक्शन हुए ये अनुमान लगा सको कि यही प्रोडक्ट बनेगा। इसलिए रिएक्शन मैकेनिज्म का पढ़ना जरूरी है। हम आपको बता चुके हैं कि स्पीड, रिएक्शन मैकेनिज्म में स्पीड ऑफ रिएक्शन की भी जानकारी हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये सब केमिकल काइनेटिक में पढ़ा जाता है। और थर्मोडायनेमिक जो टर्म होते हैं उसके बारे में भी जानकारी लेते हैं, लेकिन ये सब कहाँ पढ़ा जाता है, तो ये सब हमारा पढ़ा जाता है थर्मो केमिस्ट्री में। तो अभी तक जो हमने बताया है वो रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में एक समराइज्ड स्टडी किया है, ताकि हमको ये पता चल जाए कि इस टॉपिक में हमको विशेष करके क्या क्या पढ़ना चाहिए। जिसमें रिएजेंट तो पढ़ ही चुके हैं, अब आगे हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट के बारे में और टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे, क्योंकि टाइप में भी टाइप होता है, यानी एडिशन के कई टाइप होते हैं, एलिमिनेशन के कई टाइप होते हैं, सब्स्टिट्यूशन के कई टाइप होते हैं। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन इंटरमीडिएट जब हम लोग पढ़ने लगते हैं तो ये देखें कि कितने प्रकार के इंटरमीडिएट सामान्यतः होते हैं। देखिए, जब ब्रीफ स्टडी, देखिए इंटरमीडिएट कुल वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मेजर टाइप जो इसके हैं, एक तो कार्बोकैटायन होता है, दूसरा जो नाम इसमें आता है वो नाम ये है कि कार्ब एनायन, और तीसरा जो नाम है वो ये है फ्री रेडिकल। चौथा इंपॉर्टेंट नाम है कार्बीन, और कार्बीन के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है बेंजाइन। इसके अलावा नाइट्रीन और इलाइड भी होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम इन पांचों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, जब कार्बोकैटायन पढ़ते हैं तो यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और सिंपलेस्ट कार्बोकैटायन जो है वो CH3 है। कार्बेनायन जब पढ़ते हैं तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और सिंपलेस्ट कार्बोनायन जो है CH3 माइनस है। ऑर्गेनिक रिएक्शन इंटरमीडिएट में फ्री रेडिकल जब पढ़ते हैं तो कार्बन पर ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना तो निगेटिव होता है, बल्कि ऐसे डॉट लिखा होता है जो एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। कार्बीन का मतलब होता है CH2 केवल होता है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये ना तो पॉजिटिवली चार्ज है ना तो निगेटिवली चार्ज है। लेकिन अगर बेंजाइन की बात करें, ये बेंजीन के जैसा होता है, लेकिन बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हैं, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में बदल जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजाइन। तो सिंपली इन पांचों का हम अगर कंपैरेटिव स्टडी करें तो उन स्टडी में क्या क्या स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हर कंपाउंड में जो वैलेंस सेल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, और हर एक इंटरमीडिएट में क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है। देखिए, अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 में एक इलेक्ट्रॉन गायब है तो प्लस हो गया, तो यहाँ यस P1 P2, तो हाइब्रिडाइजेशन कार्बोकैटायन का क्या होता है, sp2। लेकिन अगर शेप की बात करें तो जब भी sp2 होगा, यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए इसका शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर। शेप क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। अगर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन का मतलब कार्बन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 2 4 2 6, तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। और 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हुआ ऑक्टेट से 2 कम इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। अच्छा, यहाँ क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये डायामैग्नेटिक होगा कि पैरामैग्नेटिक, तो आप बताओगे कि ये डायामैग्नेटिक होगा, क्योंकि साहब जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं
वहीं पर पैरामैग्नेटिक केस होता है, अदरवाइज क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक। तो मोटी मोटा जानकारी ये मिला है कि कार्बोकैटायन का मतलब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, सिंपलेस्ट कार्बोकैटायन जैसे CH3+ लिखा गया है और CH3+ लिखा गया है, तो यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, शेप क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, लुईस एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कोई भी नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। लेकिन अगर हम लोग कार्बेनायन की बात करें तो कार्बन पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। कार्बन के बाहरी कक्षा में कुल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक नेगेटिव आ गया। अब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन 3 अलग अलग इलेक्ट्रॉन से जुड़ जाएंगे, मान लीजिए ये जुड़ गया और ये क्या हो गया, एक लोन पेयर। अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp1 p2 p3 कैसे निकाला जाएगा हम बता चुके हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। अगर शेप की बात करें, यानी इसका जो स्ट्रक्चर है, शेप कैसा है, तो ये अमोनिया के जैसा है। अमोनिया में भी एक लोन पेयर होता है, 3 जो है बॉन्ड पेयर होते हैं, तो ये पिरामिडल शेप हो जाएगा। कैसा शेप हो जाएगा, पिरामिडल। लेकिन अगर हम बात करें कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप बताओगे कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इसके 8 हैं और ये कंप्लीट ऑक्टेट है। अगर हम बात करें कि ये बताओ इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, तो आप बताओगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है, 0 है। अगर 0 होगा तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, तो बोलोगे कि ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। अगर डायमैग्नेटिक होगा इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन अगर हम फ्री रेडिकल की बात करें तो देखिए सिंपलेस्ट फ्री रेडिकल किस फॉर्म में लिखा गया है, तो ये लिखा गया है CH3 फ्री रेडिकल। CH3 फ्री रेडिकल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, H है और ये H है, और यहाँ पर फ्री रेडिकल का मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 और इसका जो शेप होता है वो प्लेनर होता है। इसमें 2 एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है CF3 और एक है साइक्लोप्रोपिल फ्री रेडिकल। ये दोनों के दोनों पिरामिडल होते हैं, बाकी सारे के सारे कैसा होता है, पिरामिडल होते हैं। बाकी यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप बताओगे कि यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए सिस्टम क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। तो हमारे ख्याल से ये जो समराइज्ड फॉर्म में तीनों के बारे में स्टडी जो हम कंपैरेटिव कर रहे हैं आपको समझ में आ गया कि जो कार्बन फ्री रेडिकल होता है वो CH3 ऐसे लिखा जाता है, और अगर हम बात करें और साफ सुथरा लिखने की तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि H है, ये H है और यहाँ पर एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है, उसमें ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब 2 और बचे हैं, कार्बीन और बेंजाइन। तो कार्बीन और बेंजाइन को भी लगे हाथ हम लोग समझ लेते हैं। आपको हम बता चुके हैं कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बन आयन, कार्बन फ्री रेडिकल। अब कार्बीन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो कार्बीन जो होता है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंगलेट कार्बीन होता है और एक ट्रिपलेट कार्बीन होता है। कैसा होता है, ट्रिपलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन का मतलब ये हुआ ये जो दोनों अनपेयर्ड जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन साथ साथ होंगे, तो ये ऐसे लिखे जाएंगे या फिर ऐसे लिखे जाएंगे, ठीक। और ट्रिपलेट कार्बीन का मतलब ये होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग होंगे, या फिर आप कैसे लिख सकते हैं, CH2 है, एक ऊपर डॉट लिख दीजिए एक नीचे। तो ट्रिपलेट और सिंगलेट हमारे ख्याल से आपको अंतर समझ में आ गया। यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन साथ साथ है, यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग है। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है, लेकिन ट्रिपलेट का हाइब्रिडाइजेशन sp सामान्यतः बोला जाता है, वैसे sp नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप sp हाइब्रिडाइजेशन कह सकते हैं। क्योंकि बॉन्ड एंगल की बात करें तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल यानी शेप होता है ये V शेप होता है, और बॉन्ड एंगल लगभग 119 डिग्री होता है। यहाँ पर जो शेप होता है
ये बेंट शेप होता है, कंप्लीटली वी नहीं कह सकते हैं क्योंकि बॉन्ड एंगल जो होता है CH के बीच ये 135 डिग्री होता है ट्रिपलेट कार्बीन के बीच में। अगर हम वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो दोनों कार्बीन में 6 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है। लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, इसलिए क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। लेकिन यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं और ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये सिस्टम कैसा है, ट्रिपलेट कार्बीन पैरामैग्नेटिक है। तो पैरामैग्नेटिक का मतलब वही बात है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है। तो आपको कार्बीन के बारे में भी जानकारी हो गई कि कार्बीन कुछ नहीं है, ना तो ये कैटायन है ना तो एनायन है। कार्बीन एक न्यूट्रल कंपाउंड है। वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो इलेक्ट्रोफाइल भी होगा, साथ ही साथ ये लुईस एसिड भी होगा। और ये 2 प्रकार के होते हैं, सिंगलेट और ट्रिपलेट। सिंगलेट में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में होता है, वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होता है। शेप इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 V से बॉन्ड एंगल 119 डिग्री। वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो बताओगे 6, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है और ये डायामैग्नेटिक, जबकि ट्रिपलेट में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बेंट शेप है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्ड एंगल 135 है और ये पैरामैग्नेटिक होता है। अब इसके बाद हम लोग बेंजाइन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए बेंजाइन जब पढ़ेंगे तो बेंजाइन आप पहले ही मैंने बता दिया कि ये बेंजीन के जैसा होता है, बस एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। और बस इसमें खासियत क्या है कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी अगर हम इसको लिखें तो ऐसे लिखेंगे बेंजाइन को, तो अमूमन जहां ट्रिपल बॉन्ड होता है हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। लेकिन बेंजाइन एक ऐसा केस है जहां पर ट्रिपल बॉन्ड होता है लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है। बेंजाइन के केस में जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा 2 पाई होते हैं, और जो पाई बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल sp2 और sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है। तो हमारे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है कि बेंजाइन का जो शेप होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर बॉन्ड एंगल 120 ही रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा sp, हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा sp। और ये जो ट्रिपल बॉन्ड होता है इसमें एक सिग्मा है और 2 पाई है, लेकिन 2 पाई में एक पाई जो है pp साइड वाइज ओवरलैपिंग से बना है और दूसरा पाई जो है sp2 साइड वाइज ओवरलैपिंग से बना है। तो ये कंपैरेटिव स्टडी है किसका, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन और बेंजाइन। अब स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक एक इंटरमीडिएट को सेपरेटली पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग कार्बोकैटायन को लेते हैं। देखिए कार्बोकैटायन क्या होता है अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो कार्बोकैटायन का जो शेप होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब जैसे मान लीजिए ये एक मेज है, मेज पे सारे एटम रखे गए हैं और sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिट ये इंटरमीडिएट है और ये कुछ इस तरीके से बना होता है। ये वैकेंट p ऑर्बिटल है, क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल है। इसका शेप के हिसाब से हम बता दिए। और ये सारे एटम क्या है, इस मेज के प्लेन में है। यानी कहने का मतलब ये है कि H है, C है और ये H है, C है और ये मेज पे है, और एक p ऑर्बिटल का लोब ऊपर है, दूसरा p ऑर्बिटल का लोब नीचे है। हमारे ख्याल से आपको शेप के बारे में पता चल गया है। लेकिन इसकी स्टेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कौन कौन बताता है। देखिए स्टेबिलिटी जो होता है इसकी सबसे पहले तो हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लस आई इफेक्ट के कारण स्टेबिलिटी बढ़ती है। दूसरी बात हम लोगों ने पढ़ा था हाइपर कंजुगेशन के कारण स्टेबिलिटी बढ़ती है। और हाइपर कंजुगेशन का मतलब ये हुआ कि जिस कार्बोकैटायन के पास जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, वो कार्बोकैटायन उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। तो यानी यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन के पॉइंट्स आपसे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ढूंढना है या प्लस आई
पावर ढूंढना है। अगर कोई भी कंपाउंड कंजुगेटेड है तो वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होगा, और कंजुगेटेड के अलावा अगर एरोमेटिक है तो और भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो एरोमेटिसिटी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाता है, कंजुगेशन भी बढ़ाता है। हाइपर कंजुगेशन यानी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे तो ज्यादा स्टेबल होगा, प्लस आई पावर ज्यादा होगा तो ज्यादा होगा। एक और बात याद रखिए, अगर परसेंटेज ऑफ यस करेक्टर कम है तब ज्यादा स्टेबल होगा। परसेंटेज ऑफ यस करेक्टर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो ये 5 वजहों से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो होती है बढ़ती या घटती है। यानी प्लस आई स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा तो स्टेबल ज्यादा होगा, कंजुगेशन होगा तो ज्यादा होगा, और एरोमेटिक अगर होगा तो वो भी ज्यादा स्टेबल होगा। या फिर परसेंटेज ऑफ यस करेक्टर कार्बोकैटायन के केस में क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज ऑफ यस करेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ाता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कभी भी कार्बोकैटायन यानी पॉजिटिव चार्ज को पसंद नहीं करता है। अब एग्जाम्पल के साथ हम लोग सब कुछ समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि कौन क्यों ज्यादा स्टेबल है। अच्छा, कंजुगेशन में भी रेजोनेंस पढ़े थे, तो रेजोनेंस में 2 होते हैं, प्लस आर होता है और माइनस आर। तो प्लस आर बढ़ाता है कि माइनस आर? तो आप बताओगे कि साहब प्लस आर जो होती है स्टेबिलिटी को बढ़ाती है, माइनस आर घटाती है। और यहाँ पर क्या होगा? प्लस आई पावर यानी प्लस आई भी बढ़ाता है, अल्फा हाइड्रोजन यानी हाइपर कंजुगेशन। और एक बात ये याद रखना कि जब कई इफेक्ट एक साथ कंपाउंड में ऑपरेट हो या 2 अलग अलग कंपाउंड में ऑपरेट हो, एक में इंडक्टिव इफेक्ट के कारण स्टेबिलिटी बढ़ रही है, दूसरे में कंजुगेशन के कारण, तो हमेशा ये जानना कि कंजुगेशन डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। कंजुगेशन फिर क्या किसका नंबर आता है? हाइपर कंजुगेशन। फिर किसका नंबर आता है? फिर पता चलता है कि इंडक्टिव इफेक्ट है। ये तीनों का आपस में ये जानते रहिएगा कि क्या रिलेशन है। तो अगर किसी कंपाउंड में कंजुगेशन के कारण स्टेबिलिटी है तो ज्यादा स्टेबल होगा, हाइपर कंजुगेशन के कारण अगर दूसरे कंपाउंड में है तो वो कम स्टेबल होगा। ऐसे करके हमको पढ़ना है। अब कुछ उदाहरण के साथ कुछ एग्जाम्पल को लेते हुए हम समझते हैं कि कैसे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है और कैसे घटती है। जैसे अगर मान लीजिए एक सिंपलेस्ट कार्बोकैटायन है CH3+, तो CH3+ है तो इसके मतलब ये है कि ना तो इसमें कंजुगेशन है, ना तो हाइपर कंजुगेशन है, ना ही इंडक्टिव इफेक्ट है। लेकिन एक दूसरा कंपाउंड हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए लिया गया है वो ये प्लस है और ये CH3 है और यहाँ पर CH2 है, एक ये लिखे हैं, तो ये तो सिंपल कार्बोकैटायन है, मेथिल कैटायन है। और ये क्या है? एथिल कैटायन है या मेथिल कार्बोकैटायन है। ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। कैसा है? 1 डिग्री कार्बोकैटायन। और अगर एक दूसरा कंपाउंड ले लें, ये कार्बोकैटायन है, ये CH3+ है और ये CH3 है और यहाँ पर H है, तो ये कार्बोकैटायन ऐसा कार्बोकैटायन है जो 2 C से जुड़ा है, इसलिए बोलेंगे सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। एक कार्बोकैटायन है C+ है, ये CH3 है और ये CH3 है, ये CH3 है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर बॉडी है ये 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको बोलेंगे ये टर्सरी कार्बोकैटायन है। एक ये दूसरा कार्बोकैटायन है जहां पर बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ ये कार्बन सेंटर है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो अब ये पूछा जा रहा है कि इन 5 कंपाउंड में कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल ज्यादा है और कौन सा कार्बोकैटायन कम स्टेबल है। तो देखिए ये जो CH3 है ये प्लस आई ग्रुप है। कैसा है? प्लस आई। ये CH3 क्या है? प्लस आई ग्रुप है और इसी में एक प्लस आई ग्रुप नीचे के साइड भी है, ये भी प्लस आई है और ये भी क्या है? प्लस आई है। यहाँ पर 3 प्लस आई है, 3 प्लस आई है और क्या है? और साथ ही साथ देखिए
इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये कार्बन अल्फा कार्बन होता है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन भी है। यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब प्राइमरी के केस में 3 अल्फा हाइड्रोजन है, सेकेंडरी के केस में 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और टर्सरी के केस में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अब देखिए प्लस आई भी बढ़ाता है, हाइपर कंजुगेशन भी स्टेबिलिटी बढ़ाता है। तो सबसे ज्यादा इन सब में कौन स्टेबल होगा, तो आप बताओगे टर्सरी ज्यादा स्टेबल होगा। टर्सरी मतलब ये 3 डिग्री है, फिर ये 2 डिग्री है, फिर ये 1 डिग्री है, ये स्टेबिलिटी का है, ऐसे आर्डर होगा। लेकिन इन दोनों में पूछा जाए कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो आप बताओगे क्योंकि ये कंजुगेटेड है। कंजुगेटेड का मतलब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज और ये पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे है, इसलिए कंजुगेटेड है। तो कंजुगेशन के कारण इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जबकि इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो आप इस उदाहरण के माध्यम से ये समझ गए हैं कि स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड की जाती है। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे लिखा गया है CH3 CH CH2, एक ये लिखा गया है। दूसरा कंपाउंड लिया गया है CH2 CH CH2 प्लस। अब ये कंपाउंड पहला है, ये कंपाउंड दूसरा है। आपसे पूछा जा रहा है इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो सिस्टम है प्लस आई है और ये 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन के नाते इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन ये कंजुगेटेड है। कैसा कंजुगेशन है, ये पाई बॉन्ड है और ये पॉजिटिव चार्ज। पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज जब अल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं तो ये कंजुगेशन कहा जाता है। तो दूसरा वाला ज्यादा स्टेबल होगा और पहला वाला कम स्टेबल होगा। तो ऐसा क्यों होगा, तो पता चलता है कि इसमें इंडक्टिव इफेक्ट हाइपर कंजुगेशन है, जबकि इसमें कौन सा इफेक्ट है, कंजुगेशन है। तो आपको यहाँ पर ये मालूम चल गया कि कंजुगेशन स्टेबिलिटी को ज्यादा बढ़ाता है, हाइपर कंजुगेशन या इंडक्टिव इफेक्ट कम बढ़ाता है। देखिए कुछ और एग्जाम्पल की स्टडी करते हैं ताकि बेहतर तरीके से हम समझ जाएं कि कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है। जैसे अगर लिखा गया है ये पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरा कंपाउंड है जो सिंपल पॉजिटिव चार्ज है। अब पूछा जा रहा है कि इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आप बताओगे कि ये कंजुगेटेड है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड ये अल्टरनेट पोजीशन पे है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा और ये वाला कम स्टेबल होगा। और साथ ही साथ ये कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड है। दूसरी बात, जैसे अगर हम कह दें कि ये CH3 प्लस है और ये CF3 प्लस है, अब बताओ कौन ज्यादा स्टेबल हो। तो सिंपली आप बोलोगे कि ये ज्यादा होगा क्योंकि इसमें 3 इंडक्टिव इफेक्ट है। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, कि CF3 को अगर देखोगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा और F के पास क्या है, नंबर ऑफ लोन पेयर है। क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हर F के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये लोन पेयर और ये पॉजिटिव चार्ज ये एक दूसरे के कंजुगेटेड है। और कंजुगेटेड है तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये F पर पॉजिटिव चार्ज और ये F ये इंटर कन्वर्टेड होते रहते हैं। तो यहाँ पर कंजुगेशन है और यहाँ पर कंजुगेशन नहीं है, इसलिए स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगा। इसी तरीके से जैसे अगर मैं कह दूं कि ये CH3 प्लस है, एक दूसरा कंपाउंड है CH2OH है। अगर पूछा जाए कि इसमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो फिर से वही बात आएगी, ये जो CH2 है यहाँ पर प्लस चार्ज है और ये जो OH है इसके पास लोन पेयर है। तो लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन है और इस कंजुगेशन के कारण एक दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा जो कुछ इस तरीके से होगा और इसकी स्टेबिलिटी जो होती है बढ़ जाती है। इसीलिए यहाँ पर ये -I जरूर है, लेकिन -I और कंजुगेशन भी है, तो कंजुगेशन डोमिनेटिंग फैक्टर है, इसलिए स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी। इसी तरीके से अगर आपसे ये कहा जाए कि जैसे मान लीजिए ये CH3 CH2 प्लस है, एक दूसरा कंपाउंड है CH2 CH प्लस है। अब पूछा जा रहा है कौन ज्यादा स्टेबल है,
तो अब यहाँ पर अगर हाइब्रिडाइजेशन देखिए तो sp2 है, लेकिन इस कार्बोकैटायन के हाइब्रिडाइजेशन देखिए तो sp है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये H है, ये पॉजिटिव चार्ज हाइब्रिडाइजेशन बनाता नहीं है, sp है। तो हमने आपको बताया था कि परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, इसलिए स्टेबल कौन, अब यहाँ परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर क्या है 33%, 33.33% है, जबकि यहाँ पर क्या है 50% s है। जहां पर परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कम होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, और जहां ज्यादा होगा वो कम स्टेबल होगा। कार्बोकैटायन के कई एग्जाम्पल को अगर एक साथ पढ़ते हैं और ये पता लगाते हैं कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है और कौन सबसे कम स्टेबल है, तो एक एक स्टेबिलिटी ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब कार्बोकैटायन पर 3 साइक्लोप्रोपिल रिंग जुड़ा होता है तो ये कार्बोकैटायन कुछ ज्यादा ही स्टेबल होता है, और इसकी स्टेबिलिटी के कारण जो है वो ये है कि इसमें सिग्मा p कंजुगेशन पाया जाता है, इसी कारण इसमें इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। डिटेल में हम किसी दूसरे लेक्चर में पढ़ाएंगे जब नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बताएंगे। बहरहाल अभी ये जानते रहिए कि जितना आपके सिलेबस में है उसमें सबसे ज्यादा स्टेबल ये कार्बोकैटायन होता है। इससे कम स्टेबल जब 3 के बजाय 2 रिंग कर देंगे तब होगा, एक हाइड्रोजन हो गया। और इससे भी कम स्टेबल जब 3 रिंग के बजाय 2 रिंग नहीं बल्कि एक ही रिंग है। तो कहने का मतलब ये है कि ये तीनों कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है वो इसलिए है क्योंकि सिग्मा p कंजुगेशन पाया जाता है। सिग्मा p कंजुगेशन क्या होता है हम आपको पहले से बता रहे हैं, एक कोई दूसरा वीडियो लेक्चर बनाएंगे जिसमें नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को हम डिफाइन करेंगे। तो इन तीनों के बाद जिनका नंबर आता है वो है ट्रोपोलियम आयन। ट्रोपोलियम आयन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आयन है, एक इंटरमीडिएट है, और ये देखिए ये क्यों ज्यादा स्टेबल है, तो ये इसलिए ज्यादा स्टेबल है क्योंकि जो ट्रोपोलियम आयन होता है ये एरोमेटिक होता है, और हम आपको बताए हैं कि एरोमेटिसिटी हमेशा स्टेबिलिटी को बढ़ाती है। और एरोमेटिक इसलिए है क्योंकि ये 7 कार्बन का रिंग है, और 7 कार्बन के रिंग में कुल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एक पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज होता है अल्टरनेट पोजीशन पे, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो ट्रोपोलियम आयन के बाद ट्राइफेनिल कार्बोकैटायन होता है जिसकी स्टेबिलिटी कुछ ज्यादा होती है। ट्राइफेनिल कार्बोकैटायन का मतलब ये कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। अब ट्राइफेनिल कार्बोकैटायन क्यों ज्यादा स्टेबल है, तो जाहिर सी बात है कि ट्राइफेनिल कार्बोकैटायन जब हम लोग रेजोनेंस क्या होता है, कंजुगेशन क्या होता है वहां पर पढ़े थे, तो ये पता चला था इसमें कुल 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। तो कंजुगेशन के कारण इसमें ज्यादा कंजुगेशन है इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इसके बाद जिसका नंबर आता है कि अगर 3 के बजाय मात्र 2 ही रिंग लगे हों फेनिल के तो वो कार्बोकैटायन कुछ ज्यादा स्टेबल होता है, और वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। और अगर 3 के बजाय केवल एक ही रिंग है तो वो कार्बोकैटायन स्टेबल होता है लेकिन उन दोनों से कम स्टेबल होता है। तो यहां से लेकर यहां तक जो स्टेबिलिटी का आर्डर है वो इसलिए स्टेबल है क्योंकि ये सब सारे कंजुगेटेड कंपाउंड है, कंजुगेशन की वजह से इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, फिर इसकी होती है, फिर इसकी। अगर देखा जाए इससे भी कम किसका हो जाएगा जब केवल 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, तो ये कम स्टेबल होगा, ये ज्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है यहां से लेकर यहां तक जो स्टेबिलिटी आर्डर हम पढ़ रहे हैं वो किस वजह से डिफाइन हो रही है, तो आप बताओगे कंजुगेशन की वजह से। इसके बाद जिसका स्टेबिलिटी ऑर्डर के क्रम में हम लोग पढ़ते हैं CH3, जब 3 CH3 किसी कार्बोकैटायन पर जुड़े होते हैं, आपको पता है कि CH3 प्लस I ग्रुप है, प्लस I के कारण ये 3 अल्फा हाइड्रोजन भी हैं, तो ये ट्राई एल्किल कार्बोकैटायन ये टर्सरी कार्बोकैटायन है। और टर्सरी कार्बोकैटायन काफी स्टेबल होता है किससे, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। सेकेंडरी कार्बोकैटायन का मतलब ये हुआ एक ऐसा कार्बोकैटायन जो कार्बन सेंटर 2 कार्बन से और जुड़ा हो, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, ये इसका नंबर आ जाएगा। इसके बाद जिसका नंबर आता है वो प्राइमरी कार्बोकैटायन होता है, तो प्राइमरी कार्बोकैटायन इसके बाद आएगा। तो यहां से यहां तक जो स्टेबिलिटी आर्डर हम पढ़ रहे हैं
तो ये देख रहे हैं कि टर्सरी ज्यादा स्टेबल है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो ऐसा क्यों है? तो जाहिर सी बात है, रीजन स्पष्ट है कि ये हाइपर कंजुगेशन के कारण ये ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पर कुल जो है 9 अल्फा हाइड्रोजन है तो 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो कुल 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और यहाँ पर जो है 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो कुल जो है 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन। और हाइपर कंजुगेशन के अलावा ये आपको पता है कि ये प्लस आई ग्रुप होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है। प्लस आई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन सेंटर पे बढ़ाते हैं, जिसके कारण चार्ज का अमाउंट घटने लगता है और स्टेबिलिटी बढ़ने लगती है। इसके बाद जिसका नंबर आता है वो ये है, जैसे मान लीजिए CH3 प्लस, जहां पर कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा है, ये मिथिल कैटायन है। तो मिथिल कैटायन की स्टेबिलिटी काफी कम होती है। इससे भी कम होता है, जैसे CH2 है, ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पर ऐसे प्लस लिखा है। तो अब जाहिर सी बात है ये क्यों ज्यादा ये कम स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp है और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। आपको बताया गया है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो ये काफी कंपाउंड्स हैं और इन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी आर्डर को हम लोग एक साथ पढ़ रहे हैं। एक साथ पढ़ रहे हैं तो आपको ये बाकायदे समझा दिया गया कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है और कौन सा कंपाउंड कम स्टेबल है। अगर कोई ज्यादा स्टेबल है तो वो क्यों ज्यादा है, कोई कम स्टेबल है तो वो कम क्यों है। सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा जब ट्राई प्रोपिल कार्बोकैटायन, ये डाई प्रोपिल कार्बोकैटायन है, ये मोनोप्रोपिल कार्बोकैटायन है, ये ट्रोपोलियम आयन है, ये ट्राइफेनिल कार्बोकैटायन है। ये क्यों ज्यादा होगा? तो ये सिग्मा पी कंजुगेशन इसमें है और सिग्मा पी कंजुगेशन जहां पर भी होता है वो स्टेबिलिटी को ज्यादा ही बढ़ाता है। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हमारे ख्याल से समझ में आ गई है। और ये भी समझ में आ गया है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कंजुगेशन, एरोमेटिसिटी, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन की वजह से बढ़ता है। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पढ़ने के बाद हम लोग कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी समझते हैं। तो जैसे सिंपलेस्ट कार्बोएनायन हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं कि इसका स्ट्रक्चर शेप ये कैसा होता है। ये पिरामिडल कार्बोएनायन का स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पर एक लोन पेयर होता है और ये लुईस बेस की तरह है। और लुईस बेस है यानी ये कोई भी पॉजिटिव सेंटर होगा तो वहां पर ये अटैक कर सकता है। अगर कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी की बात करें तो इसकी स्टेबिलिटी जो डिसाइड होती है वो कुछ कारणों से डिसाइड होती है। जैसे कि अगर कोई भी कार्बोएनायन एरोमेटिक है तो वो काफी ज्यादा स्टेबल कार्बोएनायन होता है, यानी एरोमेटिसिटी के कारण स्टेबिलिटी कार्बोएनायन की बढ़ती है। साथ ही साथ कंजुगेशन के कारण भी स्टेबिलिटी बढ़ती है। कंजुगेशन हमेशा कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी बढ़ाता है। कंजुगेशन अगर मान लीजिए रेजोनेंस है तो रेजोनेंस में प्लस आर बढ़ाएगा तो माइनस आर, क्योंकि जो भी सिस्टम यहाँ का निगेटिव चार्ज कम करेगा वही बढ़ाएगा। तो अगर इससे माइनस आर जुड़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेके चला जाएगा, इसलिए माइनस आर इफेक्ट अगर होगा तो वो हमेशा स्टेबिलिटी क्या करेगा? कार्बोनाइन का बढ़ाएगा। इसके अलावा एक फैक्टर होता है माइनस आई, तो माइनस आई पावर जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उस कार्बोनाइन की उतनी ज्यादा होगी। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उस सिस्टम की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो ये जो चारों पांचों पॉइंट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि एरोमेटिसिटी के कारण, कंजुगेशन के कारण माइनस आर, माइनस आई और परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर के कारण, तो इसको हम फिर से समझ लेते हैं कि ये कैसे, एक उदाहरण देकर समझते हैं कि कैसे कहां पर इंक्रीज हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल हमारे सामने ये है कि मान लीजिए एक ये कार्बोनाइन है, ये क्या है? कार्बोनाइन है। तो ये कार्बोनाइन काफी ज्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? तो अब आपको पता है कि ये निगेटिव चार्ज डिलोकलाइज होगा, डिलोकलाइज होकर आर्थो और पैरा पर ये हमेशा मूव करेगा। तो कंजुगेशन के कारण इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? काफी ज्यादा होगी। तो लेकिन एक दूसरा कार्बोनाइन है वो ये है। अब इस रिंग को अगर आप देखिए तो ये रिंग कैसा है? तो ये रिंग को आप बोलेंगे कि ये साइक्लिक है। साइक्लिक के अलावा ये कंजुगेटेड है। और साथ ही साथ अगर इस रिंग की स्टडी करेंगे तो हर एक कार्बन सेंटर पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 मिलेगा। sp2 होने के नाते ये कैसा है? प्लेनर है। अगर डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है।
इसीलिए किस रूल को फॉलो करता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल ऑफ हकेल। इसी के कारण ये पूरा का पूरा कंपाउंड ये कैसा होता है, एरोमेटिक होता है। तो अब इन दोनों कार्बन आयन में अगर पूछा जाए कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आप आंख मूंद कर बता देना ये कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है। इसलिए ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ये कार्बन आयन एरोमेटिक है, और ये कार्बन आयन भी यहाँ पर भी एरोमेटिसिटी है, लेकिन ये रिंग के अंदर है, यहाँ पर तो ये तो बाहर है ना, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी इससे ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा और ये वाला कम स्टेबल होगा। इसके अलावा जैसे अगर हम कहें कि CH3 है, CH2 है, CH2 माइनस है, एक ये कंपाउंड है, एक दूसरा कंपाउंड है CH2 है, CH है, CH2 माइनस है। अब देखिए ऊपर वाला जो ये वाला सिस्टम है ये नॉन कंजुगेटेड है। ये कैसा है, नॉन कंजुगेटेड कार्बन आयन है। और जबकि अगर नीचे वाला का बात करें ये कंजुगेटेड कार्बन आयन है। तो आपको पता है कि कंजुगेटेड कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होता है नॉन कंजुगेटेड से। तो अगर इन दोनों में स्टेबिलिटी की आर्डर की बात की जाए तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, नीचे वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ऊपर वाला कम स्टेबल होगा। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे ये मान लीजिए सिंपल कार्बन आयन है, एक दूसरा कार्बन आयन पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए CH3 है और ये CH2 माइनस है। एक तीसरा कार्बन आयन लेते हैं, CH3 है, C माइनस है और ये CH3 है, ये H है। एक तीसरा कार्बन आयन लेते हैं, ये CH3 है और ये CH3 है और यहाँ पर CH3 है। देखिए सब में क्या अंतर है, तो ये प्राइमरी कार्बन आयन है, ये सेकेंडरी कार्बन आयन है और ये टर्सरी कार्बन आयन है। और आपको पता है कि CH3 प्लस I होता है। प्लस I इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाता है। कहां पर बढ़ाता है, जहां पर नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है। तो अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, फिर से पार्शियल नेगेटिव चार्ज मिलेगा तो चार्ज का अमाउंट बढ़ जाएगा, सिस्टम की स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो प्लस I इसमें एक ही है, इसमें 2 प्लस I है, और जबकि यहाँ पर देख रहे हैं तो 3 प्लस I है। जितना ज्यादा प्लस I उतना कम स्टेबल, क्योंकि माइनस I होता तो माइनस I स्टेबिलिटी बढ़ाता है। तो स्टेबिलिटी आर्डर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यानी प्राइमरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन उससे कम होगा, टर्सरी और कम होगा, और इससे भी ज्यादा कौन सा होगा, जो सिंपल कार्बन आयन होता है। इन सब उदाहरणों के अलावा कुछ और उदाहरण के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए अगर देखा जाए तो ये फेनिल रिंग है, ये कार्बन आयन है, और अगर मान लीजिए एक ऐसा फेनिल रिंग जिसमें तीन जो है फेनिल रिंग जुड़ा हो, एक ऐसा कार्बन आयन है, तो यहाँ पर 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो ये काफी ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन होगा। लेकिन अगर 3 के बजाय केवल 2 ही रिंग जुड़ा हो तो आप बताओगे कि साहब इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम होगी, लेकिन ये भी काफी ज्यादा स्टेबल होगा। अगर मान लीजिए 3 के बजाय केवल एक ही फिनिल रिंग जुड़ा हो तो उसकी स्टेबिलिटी और कम होगी ना, तो ये स्टेबिलिटी धीरे धीरे घट रही है। इसके बाद किसका नंबर आ जाएगा, जैसे मान लीजिए ये फेनिल रिंग जरूर जुड़ा है, लेकिन इसके साथ एक प्लस I ग्रुप जुड़ गया। अब देखिए यहाँ पर कोई प्लस I नहीं जुड़ा, एक प्लस I क्या करता है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को घटाता है, इसलिए ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा और ये वाला इससे कम होगा। अगर इसके बाद बात करें तो किसका नंबर आ जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस, क्योंकि इसमें केवल 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, यहाँ पर 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, यहाँ पर 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। हालांकि यहाँ पर भी 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन ये वाला क्यों स्टेबल कम होगा, क्योंकि प्लस I है, यहाँ पर ये स्टेबिलिटी को घटाता है। इसके बाद जो नंबर आएगा, जो अब जैसे जो सिंपल कार्बन आयन हम लोग पढ़े थे CH3 माइनस, ये आ जाएगा। CH3 माइनस से भी ज्यादा कार्बन आयन जो स्टेबल होता है वो ये होता है, जैसे CH है ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन यहाँ sp होता है, sp का मतलब 50% यहाँ यस है। जबकि एक दूसरा कार्बन आयन अगर देखें तो यहाँ पर लिखा गया है CH2 डबल बॉन्ड CH, ये माइनस, यहाँ क्या है, ये sp2 है। तो अब यहाँ 33% यस है, 33.33%। जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ यस करेक्टर होगा
उतना कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी होगी। अब फिर इसके बाद नंबर आ जाएगा जो सिंपल कार्बेनाइन हम लोग बात कर रहे थे, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। तो देखिए यहां से लेकर यहां तक जो स्टेबिलिटी की आर्डर हम लोग देख रहे हैं वो इस वजह से है क्योंकि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर घट रहा है, तो स्टेबिलिटी कार्बेनाइन की घट रही है। इसके बाद किसका नंबर आ जाएगा, इसके बाद प्राइमरी कार्बेनाइन आ जाएगा, ये हो जाएगा। इसके बाद किसका नंबर आएगा तो बताओगे कि सेकेंडरी कार्बेनाइन आ जाएगा। इसके बाद किसका नंबर आएगा तो बताओगे कि टर्सरी कार्बेनाइन आएगा। तो सबसे कम स्टेबल कौन सा कार्बेनाइन है, टर्सरी कार्बेनाइन कम स्टेबल है। तो बहुत ढेर सारे फैक्टर्स को एक साथ करके भी हम लोगों ने पढ़ लिया, बहुत ढेर सारे कंपाउंड्स को एक साथ यहाँ पर लिखा गया है और आप जज कर सकते हैं कि कौन सा कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कार्बेनाइन कम स्टेबल है। और जज करने का एक ही तरीका है कि अगर कंजुगेशन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, अगर -I ग्रुप होता तो स्टेबिलिटी बढ़ाती, लेकिन अगर +I ज्यादा है तो स्टेबिलिटी घटेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्राइमरी ज्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी उससे कम, टर्सरी उससे कम। जबकि कार्बोकैटायन होता तो आर्डर जस्ट रिवर्स होता है, उसके केस में टर्सरी ज्यादा स्टेबल होता, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी होता है। कार्बेनाइन के बाद हम लोग पढ़ते हैं फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के बारे में। देखिए फ्री रेडिकल का मतलब हम लोगों ने पढ़ा था जैसे CH3 फ्री रेडिकल एक सिंपल सा है। अगर इसके शेप की बात करें तो ये पता चला था कि इसका शेप ट्राइगोनल प्लेनर होता है, जैसे ये मेज के सतह पर ये सारे एटम हैं, एक p ऑर्बिटल होता है और इस p ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। शेप कैसा है, प्लेनर है। दो एग्जांपल आपको एक्सेप्शन भी बताए थे, जैसे CF3 फ्री रेडिकल और साइक्लोप्रोपिल फ्री रेडिकल, ये दोनों के दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं और शेप कैसा होता है, पिरामिडल होता है। तो ऐसी बातें हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब अगर इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो इसकी स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है कौन घटाता है, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ाने वाला जो फैक्टर है वो है कंजुगेशन। अगर कोई कंजुगेटेड फ्री रेडिकल है तो वो कुछ ज्यादा ही स्टेबल होता है। फिर इसके बाद आता है नंबर हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन का मतलब ये होता है कि आपको क्या ढूंढना है कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। इसके बाद जो नंबर आता है वो ये होता है कि +I पावर जितना ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। तो फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी ऑर्डर को समझने के लिए कुछ कंपाउंड को एक साथ हम लोग पढ़ते हैं। देखिए जैसे 3 फिनिल रिंग अगर किसी भी फ्री रेडिकल में लगे हों तो वो कुछ ज्यादा ही स्टेबल होते हैं। वो क्या होते हैं, कुछ ज्यादा ही स्टेबल होते हैं। और वो स्टेबल क्यों ज्यादा होते हैं, क्योंकि आप बताओगे कि यहाँ पर 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं वो कंजुगेशन की वजह से बनते हैं। अगर हालांकि इसका शेप प्रोपेलर जैसा होता है, यानी जैसा पंखा होता है उसमें 3 पंखुड़ियां एक प्लेन में नहीं होती है ना, ऐसे ये सारे रिंग एक प्लेन में नहीं होते हैं, लेकिन एक बार में ये इसके कंजुगेशन में रहेगा, ये इसके रहेगा, ये इसके रहेगा और बारी बारी से सब में कंजुगेटेड रहेगा और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की संख्या काफी ज्यादा होती है। अगर इसी तरीके से कोई भी फ्री रेडिकल है, उस फ्री रेडिकल पर 3 के बजाय केवल मात्र 2 ही अगर ग्रुप जुड़े हों, ठीक है, तब इसकी स्टेबिलिटी जो है कुछ कम हो जाएगी। और इसके बाद जो नंबर आएगा वो ये आएगा, जैसे ये CH2 फ्री रेडिकल, तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कुल 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और यहाँ पर 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर घट रहे हैं, तो स्टेबिलिटी क्या हो रही है, घट रही है। इसके बाद जैसे ट्राई एल्किल कार्ब अगर फ्री रेडिकल है तो यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, ये टर्सरी होता है। तो जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, लेकिन ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसकी वजह से बन रहा है, हाइपर कंजुगेशन की वजह से बन रहा है। अगर मान लीजिए हम सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी में मात्र जो है 6 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन घट जाएगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी घट जाएंगे और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर घट जाएंगे तो स्टेबिलिटी भी क्या होगा, घट जाएगा। अगर हम प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी का फ्री रेडिकल कुछ इस तरीके से होता है, जहां 3 अल्फा हाइड्रोजन होता है, ये काफी कम स्टेबल होता है। इससे कम स्टेबल जो सिंपल फ्री रेडिकल होता है ये होता है। तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी
सामान्यतः हम लोग कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई इफेक्ट से डिसाइड करते हैं। हमारे ख्याल से इसको समझने में ना आपको तकलीफ होगी ना परेशानी होगी। अगर तकलीफ और परेशानी दोनों है तो वीडियो को रिवर्स करके देखिएगा, मेरा दावा है आपको समझ में जरूर आएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करिएगा, हम कुछ दूसरे तरीके से आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, फ्री रेडिकल के बाद कुछ कार्बीन है, कार्बीन की स्टेबिलिटी को भी लगे हाथ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कार्बीन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं कार्बीन? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक सिंगलेट कार्बीन होता है और दूसरा ट्रिपलेट कार्बीन होता है। तो ट्रिपलेट कार्बीन का मतलब आपको पहले ही बताया गया है। ट्रिपलेट का मतलब ऐसा कार्बीन जब दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट कार्बीन। कभी कभी ऐसे लिखा जाता है, कभी कभी ऐसे लिखा जाता है ट्रिपलेट कार्बीन, एक बिंदी ऊपर एक बिंदी नीचे। कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है कि इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना देते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में रख देते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में रख देते हैं, तो बोलते हैं कि ट्रिपलेट कार्बीन है। हालांकि बॉन्ड एंगल इतना होता नहीं है, बॉन्ड एंगल 180 ना होकर 135 डिग्री होता है। तो कुल मिला जुला कर ये ऐसे है और ये ऐसे है। तो फ्री रेडिकल के बारे में, ट्रिपलेट के बारे में आपको समझ में आ गया है। ट्रिपलेट का मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में पाए जाएंगे। सिंगलेट का मतलब ये होता है कि जैसे कोई सिंगलेट अगर कार्बीन है, सिंगलेट कार्बीन का मतलब ये होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में पाए जाएंगे। और जब एक ऑर्बिटल में पाए जाएंगे तो एक एबव साइड स्पिन होगा, दूसरा बेलो साइड स्पिन होगा। कभी कभी लिखते वक्त हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर दोनों बिंदी एक साथ लिख देते हैं। अगर इसके शेप की बात करें तो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ एक ऑर्बिटल sp2 होता है, यानी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन पेयर पाए जाते हैं। एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होता है, तो और अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल वो खाली होता है, वैकेंट होता है। तो कहने का मतलब आपको ये समझ में आ गया है सिंगलेट और ट्रिपलेट में बेसिक डिफरेंसेस क्या है। वहां पर ये बताया गया था क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर n की वैल्यू 2 है और दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के नाते इसका मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू नॉट 0 होगा और ये सिस्टम कैसा होगा? पैरा मैग्नेटिक होगा। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है और 0 होने के नाते मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। और ये सिस्टम कैसा होगा? डाया मैग्नेटिक होगा। ये सब चीजें हम लोग पढ़ लिए हैं। लेकिन स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी हमेशा, जब भी स्टेबिलिटी की बात आएगी तो आप बोलना कि ट्रिपलेट ज्यादा स्टेबल होता है सिंगलेट से। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, ये सामान्यतः यही होता है कि ट्रिपलेट ज्यादा स्टेबल है सिंगलेट से। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? अगर डाई हैलाइड कार्बीन, डाई हैलाइड कार्बीन का मतलब ये हुआ कि कार्बीन के ऊपर दो हाइड्रोजन की जगह क्या आ गए हैं? दो क्लोरीन, दो फ्लोरीन या दो ब्रोमीन आ गए हैं। अगर डाई हाइलाइट केस है तो ऐसे केस में डाई हाइलाइट कार्बीन का मतलब इसको हम CH2 लिख सकते हैं। ऐसे केस में सिंगलेट ज्यादा स्टेबल होता है ट्रिपलेट से और उसका वजह ये होता है, वजह बहुत प्यारा सा है कि जैसे मान लीजिए कोई ट्रिपलेट कार्बीन है, सिंगलेट कार्बीन है और यहाँ फ्लोरीन है, क्या है? फ्लोरीन है और ये ऐसे इलेक्ट्रॉन है। यहाँ वैकेंट p ऑर्बिटल है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डिलोकलाइज हो जाता है इस वैकेंट p ऑर्बिटल में, जिसको हम लोग बोलते हैं पाई बैक बॉन्डिंग। पाई बैक बॉन्डिंग का एग्जांपल हम लोग बोरेन में भी पढ़ते हैं। जैसे जब बोरेन पढ़े होंगे, BS3 नहीं पढ़े होंगे तो भी बताएंगे, तो इसको क्या बोलते हैं? पाई बैक बॉन्डिंग। तो पाई बैक बॉन्डिंग की वजह से ये BF3 ना ट्राइफ्लोरोबोरेन में, तो पाई बैक बॉन्डिंग की वजह से यहाँ की इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कम हो जाती है, जिसके कारण स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और यही नहीं, मतलब कि जैसे हैलोजन है, अगर कहा जाए कि CH2 में है तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है CF2, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ऑर्बिटल का शेप जो होता है फ्लोरीन में 2p होता है और कार्बन में भी 2p होता है। इसके बाद CCl2 होता है, इसके बाद CBr2 होता है। और ऐसा इसलिए हो जा रहा है क्योंकि पाई बैक बॉन्डिंग के बनने की संभावनाएं जैसे फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ बढ़ते हो घटने लगती है। क्यों घटने लगती है? क्योंकि फ्लोरीन का जो लोन पेयर होता है 2p ऑर्बिटल में होता है और कार्बन का जो वैकेंट p ऑर्बिटल है वो 2p है। तो 2p के बीच में यहाँ पर बॉन्डिंग आसानी से हो जाता है। लेकिन जब हम आयोडीन की तरफ जाएंगे तो ये 2p होता है, 3p होता है, 4p और आयोडीन में 5p। अब 5p काफी बड़ा p ऑर्बिटल है
कार्बन काफी छोटा p ऑर्बिटल है, तो ये बैक बॉन्डिंग थोड़ी सी मतलब कि संभावनाएं कम है। ये आप ऐसा समझ लीजिए जैसे एक कोई महाबली खली हो और कोई एक छोटी सी मतलब छोटी साइज छोटी हाइट का एक कोई बेबी हो, तो दोनों के बीच जो शादी वो थोड़ा सा ज्यादा ठीक नहीं रहेगा। उसी तरीके से कि डाइफ्लोरोकार्बन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसकी कम होती है, उसका वजह यह है कि यहाँ पर ओवरलैपिंग के चांसेस कम होते हैं। तो हमारे ख्याल से आपको कार्बन की स्टेबिलिटी भी समझ में आ गई है। फ्लोरीन की जगह अगर हम OH लगा दे तब भी वही चीज होगा, सिंगलेट ज्यादा स्टेबल होगा ट्रिपलेट से। लेकिन सामान्यतः कौन ज्यादा स्टेबल होगा, जैसे CH2 के केस में तो आप बताओगे ट्रिपलेट ज्यादा स्टेबल होता है सिंगलेट से। अभी तक जितनी हमारी स्टडी आज की हुई है उसमें ये पढ़ा गया कि ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। और ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में जो हमने पढ़ा कि बॉन्ड ब्रेकिंग कैसे किया जाता है, या ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, या इंटरमीडिएट कितने प्रकार के होते हैं, रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक फिजन क्या होता है। हालांकि रिएक्शन के जो प्रकार बताए गए हैं वो बेसिक आपको बताए गए हैं, जहां पर हम 5 प्रकार के डिस्कशन किए हैं, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, पेरिसाइक्लिक, रीअरेंजमेंट। लेकिन जितने भी रिएक्शन हैं सबके और भी प्रकार होते हैं, तो एक एक रिएक्शन के अलग अलग प्रकार जो हमको पढ़ने हैं, यानी आप कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, ये हम दूसरे वीडियो लेक्चर में आएंगे। और हमें उम्मीद है कि आज का हमारा वीडियो आपको बहुत समझ में आया होगा। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और अगले लेक्चर तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।